नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे राजनेता से जिनकी राजनीति का सफर जो शुरू हुआ वो इंटर कॉलेज से शुरू हुआ 1973 में और वो सिलसिला अभी तक जारी है। वो चंदौली से सांसद बने, मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य मंत्री बने, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ है महेंद्र नाथ पांडे जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो खास बात पे महेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, आप जब आए हैं तो पार्टी ज़रूर केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपने तमाम चीज़ें देखी होंगी। अमित शाह जी कई बार आए हैं इस दौरान और उन्होंने कई नसीहतें दी हैं। किन किन पर अमल हो रहा है और क्या क्या नसीहतें दी हैं? अमित शाह जी ने इस उत्तर प्रदेश को जितना गहराई से समझा है, बहुत कम राजनेताओं को उत्तर प्रदेश की इतनी गहरी समझ है। बल्कि उत्तर प्रदेश के निवासी भी उन प्रत्येक बिंदुओं तक सोच नहीं पाए होंगे जितना वो सोचते हैं। आज उनकी उंगलियों पर उत्तर प्रदेश का हर समीकरण है, कहाँ क्या गैप है, कहाँ क्या पॉजिटिव है। इस नाते उस परिप्रेक्ष्य में अमित शाह जी ने हम सबको विशेष रूप से मार्गदर्शन दिए हैं और हम सब लोग उसकी दृष्टि से काम कर रहे हैं। सर, सबके रिपोर्ट कार्ड उनके पास हैं कि किस मंत्री ने एक साल में काम किया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, तमाम शिकायतें गई हैं उनके पास। तो आपको लग रहा है कि संगठन और सरकार में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं है? ऐसा नहीं है। आपको जो भी आपका आकलन हो, जहाँ तक मेरी बात है, मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में इतना बताऊं कि मेरा अब तक का जो आप ही ने कहा ना 1973 से अब तक के राजनीतिक सफ़र में समन्वय और सामंजस्य मेरे स्वभाव का एक पहलू है और मैं सभी चीज़ों से तालमेल सामंजस्य बना के चलता हूं और हम लोग संगठन और सरकार के हर स्तर पर समन्वय स्थापित किए हुए हैं। जनहित में सरकार तक जो जनता की रिक्वायरमेंट है उसे पार्टी इकाइयाँ सिस्टमेटिक ढंग से पहुंचा रही हैं। सरकार भी जो जन कल्याण की नीतियां बना रही है, लोग संकल्प पत्र पर जो और हम लोग जो चीज़ें लेके आए हैं, उन सब चीज़ों को सरकार के माध्यम से नीचे तक वो ठीक से पहुँचे, इसमें भी पार्टी के कार्यकर्ता हमारी हर यूनिटें सक्रिय हैं। और कहीं भी अब रह गया, इतना बड़ा राज्य है, किसी एक अंचल विशेष में कहीं कोई छोटा मोटा गैप होगा तो उसी को देखने के लिए तो पार्टी के तमाम हम सब पदाधिकारी दायित्वधारक बैठे हैं। जो कहीं से कोई विषय संज्ञान में आता है उसका ध्यान दिया जाता है। दायित्व है आप लोगों का ये देखने का कि सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपके यहाँ तो ऊपर वॉर रूम भी बना हुआ है, सभी कार्यकर्ता और बूथ कार्यकर्ताओं से मॉनिटरिंग होती है। उसके बावजूद आपकी इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी लोकसभा के 2 उपचुनाव आप हार गए। देखिए, चुनाव में लोकसभा में 20,000 30,000 की हार कोई बड़ी हार नहीं होती है, लेकिन हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि हमने अति आत्मविश्वास में थोड़ी जागरूकता कॉन्शसनेस में कमी की। अति आत्मविश्वास किसका, ये पहले आज साफ कर दीजिए। वो चीज़ें सबके सामने हैं, उसमें कोई एक जिम्मेवार नहीं है, उसमें सभी जिम्मेवार हैं। सब में कार्यकर्ता, सब मीन्स जो इस काम को देख रहे हैं वो हम सब मिल के जिम्मेवार हैं, चाहे वो सरकार के हों चाहे वो संगठन के। बस यहीं पे ये सवाल उठता है क्योंकि साफ तौर पे योगी जी ने जब चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने बोला कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास की वजह से हार मिली है। सवाल ये बनता है, जब जीतते हैं तो मोदी मोदी योगी योगी और हारते हैं तो कार्यकर्ता, ऐसा क्यों होता है सर? बात उससे भी आगे है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नए कामों में जुट गए हैं और उन कामों के लिए इस समय प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो गई हैं कार्यकर्ताओं की और उस दिशा में उनको गाइडेंस दिए गए हैं। और आप देखेंगे कि आगे सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में और संगठन की प्रत्येक इकाई को पूरी टीम वर्क से सजा के रखना, समाज के सभी तबकों को उसमें जोड़ के और उसको जीवंत बनाए रखना, इस समय हम लोग इस काम पर विशेष फोकस किए हुए। आपने बताया सबको जोड़ के रखना, पार्टी में ही बिखराव देखने को मिल रहा है।
आपके तमाम 4 सांसद जो भी दलित आंदोलन हुए उसमें उन्होंने लेटर फोड़ा। उसके बाद आपके तमाम उन लोगों ने ट्वीट किया इस पूरे मामले पर कि वो नाराज़गी उन 9 कांड को लेकर जता रहे। तो जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं सर नाराज़गी है इस चीज़ से। आप लोग क्यों नहीं मानते कि नाराज़गी है और उसको दूर किया जाएगा? इसी के लिए तो शायद इतनी आत्मचिंतन करने की बात अमित शाह जी कह के गए थे। लगातार हमारे एमएलए से, हमारे एमपी से, संगठन के नेतृत्व का, संगठन के टीम वर्क का, शासन के लोगों का संवाद बना हुआ है। लोगों को समझने में, खास करके मीडिया से मैं अपील करूंगा कि थोड़ा सा बीजेपी के वर्किंग कैरेक्टर को समझने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में मैं पूरी जिम्मेवारी के संग कहता हूँ, आयोग के अंदर, आयोग में निर्वाचन आयोग के अंदर रजिस्ट्रेशन, पंजीयन जो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, उसकी सारी शर्तों का पालन कोई एक पार्टी करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, खास करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के मामले में। और सब पार्टियां व्यक्तिगत, अनेक पार्टियां व्यक्तिगत व्यक्तियों की, उनके एक 4-5 लोगों के समूह की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ही विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसका इतना बड़ा व्याप है। उस व्याप में डेमोक्रेसी के अंदर अगर कहीं कोई विषय आता है, वो अपना बिंदु रखते हैं, तो ये विचार विमर्श का प्रक्रियाओं के अंतर्गत राजनीति में संभावना है और इसके अवसर दिए जाने चाहिए। अब कभी कभी मीडिया उसको ऐसा स्वरूप दे देता है, उसको ऐसा एक्सपेंड कर देता है जो तथ्य से बिल्कुल अलग होता है। और रह गया कि ये परिवार है, अगर परिवार का कोई थोड़े क्षण के लिए कोई सदस्य अपनी बात कहीं व्यक्त कर दिया तो उसको हम सब उस नज़रिए से देखते हैं, उससे संवाद करते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इन जो सांसदों ने बोला है और ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है, क्या ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे? देखिए, पार्टी हमारे यहाँ पार्टी के प्रति समर्पण, जनता के प्रति किए गए कार्य, सार्वजनिक छवि, जीत की संभावनाएं, सामाजिक समीकरण, ये 4-5 ऐसी कसौटियां हैं। इसके आधार पर पार्टी बहुत सम्यक कई लेवल पर विचार करके टिकट तय करती है और इसका अंतिम निर्णय संसदीय बोर्ड करता है। इतने पूर्व इस विषय पर टिप्पणी करना कहीं मुनासिब नहीं है। सभी हमारे सम्मानित सांसद हैं, वे सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं। सर, आपने बताया सम्मानित कार्यकर्ता हैं और आपके यहाँ जो चाल चरित्र चेहरा है जिसको मीडिया नहीं समझता है, वो समझता है, शायद यही वजह है कि सवाल उठा रहा है। आज आपके एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मायावती का सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा था। तो आप कैसे देखेंगे? आप इंपोर्टेड नेता बुला लिए हैं, आपने माहौल बना लिया, आपने चुनाव जीत लिया, दिखा दिया कि सभी पार्टी के लोग टूट के आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आप सबसे विशुद्ध रूप से सबसे अच्छे विचार रखते हैं। आज लेकिन वो लोग टूट रहे हैं, आप बड़ा महंगा आज भी हमारी पार्टी में आने वालों का सिलसिला जारी है। अभी 28 प्रदेश स्तर के जिम्मेवार नेता पिछले दिनों अभी ज्वाइन किए, सभी वर्गों की। अभी मेरे पास ज्वाइनिंग की 31-40 आग्रह महत्वपूर्ण फाइल में पड़े हुए हैं। हमारी पार्टी का व्याप निरंतर बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा। 1 करोड़ लगभग आपके उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा ही बल्कि कार्यकर्ता या कह लीजिए मेंबरशिप हो चुकी है, लेकिन पर्चियां तक नहीं पहुंची थी गोरखपुर और फूलपुर में आपके मतदाताओं तक। तो कैसे माने कि व्यापक तो हो रहा है, बड़ा तो हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ चुनावी टीम बेहतर प्रबंधन से साथ काम करती है, लेकिन मैं तो अब उसको बार बार रिपीट करने का तो कोई बहुत विषय नहीं है। लाइकनेस जो हुई उसका आगे इस पर सजगता हम रख रहे हैं और आगे और सजगता रखेंगे। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी। महेंद्र जी, तमाम चर्चा हुई गोरखपुर फूलपुर में, आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की लड़ाई 2019 की है, जो आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि 5 साल मोदी के कार्यकाल का होगा और लगभग 2 साल या 1.5 साल आप कह सकते हैं योगी सरकार का होगा। तो ज़रूर एक बड़ा टेस्ट होने वाला है। सपा बसपा मिलकर लड़ेंगे, कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि तमाम लोगों का मानना है कि आपके लिए लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है, हर पहलू से, जाति समीकरण से या फिर जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात की जाए। इसका उत्तर देते समय मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि ये जो
उत्तर प्रदेश के विधानसभाई चुनाव में जी अब तक के 1952 से हुए अब तक के चुनाव में सबसे रिकॉर्ड जीत जो बीजेपी की हुई 325 एमएलए, उनके क्षेत्रों के जातीय समीकरणों का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी को समाज के उन सारे तबकों ने समर्थन दिया जिनके वो फला फला के वोटर कहे जाते थे। हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों के जितने लोक कल्याण के काम हो रहे हैं वो उन सारे तबकों के लिए रियल अर्थों में हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर आज ये जो गठबंधन जिसकी चर्चा हो रही है, अभी गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग ज़रा ज़्यादा उसको गांठें बांध रहे हैं उसकी, उस परिस्थिति में हम उनके नेताओं की तरफ नहीं देख रहे हैं। उनके नेताओं में चूंकि कोई नई चमक नहीं है, उनके रहते ही लोकसभा की 80 में से 73 सीटें हमने जीता है और 325 सीटें। कोई नयापन नहीं है, वे ही आएंगे मैदान में, वही अगुवा है सपा बसपा की। और हम जब जाएंगे तो देश में हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री कौन होंगे उसका चुनाव है। और आज के राजनीतिक परिवेश में भारत में नरेंद्र मोदी सुनिश्चित प्रधानमंत्री, उन्हीं के अगुवाई में पुनः चुनाव होना है। इसमें कहीं कोई इफ बट नाम की चीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व तो आज हिंदुस्तान की राजनीति में इतना विशाल वटवृक्ष के रूप में लोगों को लोक कल्याण की छाया दे रहा है कि अन्य दल शायद घुटने तक पहुंचने में भी कामयाब नहीं होने वाले हैं। और भारत की जनता 70 साल के लोकतंत्र के विकास में इतनी जागरूक हो गई है कि वो यदि भाजपा पर दबाव बना सकती है कि आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो, इस 13 साल के सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर गुजरात को हम लोग दिल्ली में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो वो जनता सभी दलों पर भी दबाव बना सकती है कि राज्यों में क्या है वो अपने उसके अलग समीकरण है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी क्या तो हिंदुस्तान 5 साल और चाहिए। और वो जन दबाव जो है वो एक ऐसा राजनीतिक ज्वार खड़ा करेगा कि आप कल्पना करके आपका वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, आप खाली पीछे के बीते हुए सीटों के आंकड़े और वोटों की गणितों पर ही आप गुणा भाग कर रहे हैं। और मैं होने वाले जनज्वार को, जन अभियान को खुली आंखों देख रहा हूँ। 80 सीट हैं, 73 आज हम थे, 74 से एक कम नहीं आएगा बीजेपी एलाइज, ये लिख के आज रख लीजिए। मैंने लिख के रख लिया, आपकी बात मैंने मान ली। आप कह रहे हो कि मोदी के नाम पे सरकार में इतनी सरकारें बनी, 21 राज्यों में बल्कि सिर्फ मोदी के नाम पे सरकारें बनी है, और 2-4 जगह अमित शाह जी के अपने परिश्रम से बनी, जहां 2-2, 3-3 सीटें थी, आप लोग ने सरकार बना ली, वो अलग विषय है। आपके मोदी जी, आपके जो जी अमित शाह का आपने बड़ा अच्छा उल्लेख किया, तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ 2-2, 3-3 सीटें थी वहाँ हमने पूर्ण बहुमत की, मसलन त्रिपुरा सरकार बनाई। हम और जगह सरकार बनाने की प्रबल संभावनाओं में हैं। हम लौट के दक्षिण के राज्य कर्नाटक में प्रबल संभावनाओं में। तो जहाँ कम सामर्थ्य थी वहाँ मोदी के व्यक्तित्व, अमित शाह की कुशल रणनीति पर हम इतना सफल हुए। तो उत्तर प्रदेश तो कार्यकर्ताओं के व्याप, जनाधार और अपनी ताकत से हर कोने इतना भरा पड़ा है, इतना ताकतवर हमारा संगठन है और हमारा समर्थन है। और वही मोदी जी का व्यक्तित्व, अमित शाह की रणनीति आज भी हमारे साथ है। हम निश्चित यहाँ पूरी सफलता पाएंगे। मोदी जी के ऊपर विश्वास लोगों का इसलिए बना क्योंकि गुजरात में एक मॉडल दिया गया। गुजरात में इस बार फाइट बहुत टफ रही आप लोगों के लिए, पूरी ताकत झोंक दी आप लोगों ने। उसके बाद अगर अब बात की जाए तो मोदी जी ने जो जो बातें कही थी उस पर लोगों को विश्वास ज़्यादा था। मसलन महंगाई की बात, 370, तमाम और मुद्दे थे, उनमें अभी धरातल पर कोई काम होता दिखाई नहीं दिया है। आज की परिस्थिति में बात करें तो नोटबंदी के बाद दोबारा कैश नहीं मिल रहा है जनता को, तो आप सोचिए ना किस तरीके से जनता आपका साथ देगी। मिडिल क्लास, मोदी जी के खुद के भाषणों में सबसे बड़ा वर्ग उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मध्यवर्गीय परिवार का है। कितने उनको सफलता मिली आप बताइए आप हमें, कि कहाँ टैक्स रिबेट मिल रहा है, सब्सिडी मिडिल क्लास छोड़ रहा है, गरीबों को जो उज्ज्वला योजना का आप फायदा पहुंचा रहे हैं वो मिडिल क्लास ने छोड़ा है। उनको रिटर्न गिफ्ट क्या मिला ये बताइए। आपने तो खुद ही इतनी अच्छी बात कह दी, महंगाई वाला मुद्दा आपने।
महंगाई पर कांस्टेंट इतने समय तक नियंत्रण, और उस समय जो महंगाई जिस तरह से सुरक्षा की तरफ बढ़ रही थी, और जीएसटी और नोटबंदी, दो कड़े निर्णयों के बाद भी इतना सफल महंगाई पर नियंत्रण मोदी जी ने किया है, जो आम गरीब के लिए भी अप्लाई करता है और मध्यवर्गीय के लिए भी अप्लाई करता है। 75 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है और इन जनरल महंगाई, उपभोक्ता वस्तुएं बिल्कुल कंट्रोल में है, और 1-2 बरस से नहीं 4 बरस से कंट्रोल में है। ये इतना प्रशंसनीय कदम है, और ऐसे दौर में कंट्रोल है कि दुनिया के अनेक देश आर्थिक मंदी के शिकार होने के बावजूद हमारा देश अपनी ग्रो कर रहा आर्थिक प्रगति। मोदी जी का नारा है ना कि आप कैशलेस हो जाइए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, डिजिटलाइज की तरफ बढ़िए। आदमी को 500 रुपए निकाला, 523 कट रहा है अकाउंट से। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि बैंक पे आप लोगों को कंट्रोल नहीं, रिबेट कहीं मिल नहीं रही है, तो होर्डिंग नहीं होगी आपको लग रहा है? नहीं, 1-2 कहीं छोटी मोटी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं, उसके भी समाधान किए जा रहे हैं, लेकिन इन जनरल तय ये करना है कि क्या देश यथा स्थिति में ही पड़ा रहे, देश जड़ता में ही पड़ा रहे, कि उसे कुछ नया सोचने के लिए आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग का देश कोई है तो हिंदुस्तान है। क्योंकि युवा वर्ग के लिए कोई विजन, कोई प्लान, कोई विषय नहीं सोचा जाए, ट्रेडिशनली जो जड़ता चली आ रही है उसी में बंधे रहा जाए, तो जो कदम आ रहा है अगर उससे थोड़ी बहुत कोई कठिनाई आ रही तो कदम इस भारत को कहीं ना कहीं दुनिया की गति में तेज़ी से आगे ले जाने के लिए हो रहे हैं। और आज का युवा इसको समझ रहा है, कॉमन मैन समझ रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, छोटी मोटी सिस्टम की दिक्कतें हो सकती है, मैं इसे डिनाई नहीं करता, लेकिन उसे भी ध्यान देने पर दूर तत्काल हो रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी लोक कल्याण के कामों को पूरी प्राथमिकता दे रही है, और समाज के गरीब तबकों को, हर वर्गों को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन कुल के बावजूद अगर 1-2 कठिनाइयाँ हैं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस देश की जनता को के मन में एक विश्वास है, भरपूर जम गया है। आगामी लोकसभा के लिए वही महामंत्र है कि छोटे मोटे कष्ट सहन करेंगे, क्योंकि मोदी की नीयत पर सबको भरोसा है। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी। सर, आपने युवाओं की बात कही थी, युवा समझ रहे हैं, युवा ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विचारों के साथ आई थी, अब राजनीति जो करती है वो अभी तक धार्मिक की थी, आप हिंदुत्व की बात करते थे, अब जाति की भी करने लगे हैं। दलित इतना बड़ा अंबेडकर को लेकर जो प्रोग्राम हुआ वो कभी नहीं देखने को मिला। आंदोलन में हालांकि दलित काफ़ी नाराज़ हुए, सरकार के खिलाफ मोर्चा उतार। आपको नहीं लग रहा बहुत डेंट होने वाला है इन सब चीज़ों को लेकर? और युवाओं की जो बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए लीडरशिप नहीं होती, नेतृत्व नहीं होता, नेक्स्ट जनरेशन के लिए होता है। लेकिन युवा को तो अब विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, अब लग रहा है आप लोग जाति की गुत्थी में उलझ के रह गए। आप ये मान के चलिए, जो 18 वर्ष के आयु का जो पहली बार मतदाता आप होने जा रहे हैं हिंदुस्तान का, वह प्रतिशत में नहीं, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि उसे मालूम है कि देश के लिए, समाज के लिए सपने देखना, सपनों पर कदम उठाना, ये विजनरी अप्रोच अगर किसी के पास है तो नरेंद्र मोदी के पास है, अमित शाह के पास है, केवल बीजेपी के पास है। और जो दल हैं वे अपनी खोई हुई सत्ता को पाने की जुगत में है, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नया ड्राफ्ट नहीं है। इस नाते युवाओं के जो सपनों से भरा युवा है वो पूरी तरह आज बीजेपी के साथ है। और रह गया युवाओं को मिलने का, तो अनेक उनको रोजगार के अवसरों के साथ साथ सबसे बड़ा एक विश्वास मिला है। मोदी जी के युग में टैलेंटेड युवाओं को साफ सुथरी पारदर्शिता से सेवाओं के मौके मिले हैं, और देश को जो युवा पीढ़ी है ग्लोबलाइजेशन के युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को फील करने की समझ और मेधा और विवेक निश्चित तौर पर बड़े वरिष्ठों के साथ साथ युवाओं में ज़्यादा है। और वो देख रहे हैं कि आज मोदी युग में जिस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारा इम्पोर्टेंस बढ़ा है, ये हमारे वर्तमान, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, और निश्चित तौर से वो हमारे साथ है। और आने वाला चुनाव
आप सब भी इतने गहराई तक जाते हैं। पौराणिक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज जहाँ कोई नहीं पहुँचे वहाँ पहुँचती है मीडिया। मैं आपको चाहूँगा कि थोड़ा नीचे जाएं। आम जनमत, कॉमन पीपुल एक लहर की तरह बीजेपी के साथ खड़ी होगी, देखते जाइए। सर वो बिल्कुल बिल्कुल उस सब के भी हम लोग देखेंगे देखते सर। लेकिन हमारा सवाल ये था, सब ऐसी जब आप में आपको इनवाइट करूं। जब आपकी परिवर्तन यात्रा निकली, जब 2017 के पहले चुनाव के पहले एक परिवर्तन यात्रा निकली, उसमें जो चेहरे लगाए गए थे वो जाति समीकरण को संतुलित करते हुए लगाए गए थे। चाहे राजनाथ जी का चेहरा हो, चाहे कलराज जी का चेहरा हो, वो हर वर्ग से लगाया गया था और इस चीज़ का डंके पे प्रचार भी किया गया था। तो ये सवाल मेरा ये है कि जाति समीकरण को साधते हुए अब भारतीय जनता पार्टी चलती, क्या विकास पहले या जातिकरण को साधना? क्योंकि चुनाव जीतना अब मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज़्यादा प्राथमिकता हो गई है। हमारे विकास हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारा जो मेन फोकस है सबका साथ सबका विकास, ये केवल औपचारिक शब्द नहीं है, ये मूल मंत्र है। इसके साथ साथ ये हमारे दल का सौभाग्य है कि हमारी ही पार्टी के पास सभी जातियों में कार्यकर्ता हैं, सभी जातियों में नेता हैं। दूसरे के पास तो कितनी जात, समाज, कितने हिस्से, भौगोलिक रूप से कितने इलाके शून्य हैं। तो हम अगर उन सब कार्यकर्ताओं को तरजीह देते हैं तो उस समाज को संदेश देना स्वाभाविक है, लेकिन उस तरजीह में उसके कार्यकर्तापन को प्रमुखता देते हैं, आंचलिक रूप से उस इलाके को प्रतिनिधित्व देते हैं। ये सब हमारे बैरोमीटर हैं। चूँकि हम एक सर्वस्पर्शी पार्टी हैं और सर्व स्थलों पर हमारी उपस्थिति है, ये सौभाग्य अन्य दलों में है नहीं। इंटायर टोटलिटी में वो पार्टियां हैं नहीं, तो इसलिए वो ऐसे विषय उठाती हैं। सर अब आपके पार्टी से एक बात उठी है, ये खबरें आ रही कि अति पिछड़ा और अब अति दलित, इसको लेकर अब आप पार्टी काम करने जा रही है, उसमें चेहरे ढूंढ रही है, उनके नेतृत्व को ढूंढ रही है। कितनी सच्चाई और क्या काम कर रहे हैं इस पर? हम लोग सभी वर्गों में काम करते हैं और सभी वर्गों में जो अच्छे लोग हैं उनको उभारना और उस समाज की कठिनाइयों को आगे लाना, उसका निवारण करना, चूँकि हमारी ड्यूटी है। हम केंद्र में भी सरकार में, राज्य में भी सरकार है और उसमें स्वाभाविक है अगर उस वर्ग में काम करने वाले हमें अच्छे सिपाही मिलेंगे और निश्चित तौर से लगेगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनके व्यक्तित्व को और निखारना चाहिए तो उस पर ध्यान जरूर देंगे। लेकिन हम समाज के सभी वर्गों में काम करते हैं। सर अब जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर ज़रूर पूछें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी उसी को लेकर है, तो सवाल भी आपको उसी जिम्मेदारी को लेकर होगा। मंदिर का मुद्दा हो, 370 धारा 370 का मुद्दा हो, और बात की जाए ट्रिपल तलाक और तमाम वो मुद्दे हैं, वो आगामी चुनाव में रहेंगे आप लोगों के, या विकास का ही सिर्फ मुद्दा रहेगा? देखिए, हम लोगों ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और इस भारत की राजनीति के अंदर जब से नियोजित विकास, मैं इसको परिभाषित कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद विकास की प्रक्रियाएं राजनेताओं की इच्छा शक्ति के आधार पर बनती बिगड़ती रही, कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया। उदाहरण के रूप में यही राज्य है। इस राज्य के अंदर जब राज्य हमारा आज़ाद हुआ, पंडित गोविंद वल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री थे, कोई ऐसे अवसर आए, सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में कठिन से कठिन जगहों में विकास के अच्छे अवसर हुए, लेकिन सुदूर पूर्वांचल में ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जब से नियोजित विकास इस देश में शुरू हुआ, उसकी सिस्टम 1980-82 से होता है, क्योंकि मैं कुछ दिनों प्लानिंग का मिनिस्टर भी यूपी में रहा हूँ। उस नियोजित विकास के युग में इस देश के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो बीजेपी की सरकारों ने किया है जी। आज होड़ भी है तो उन्हीं सरकारों के अंदर, मतलब विकास के मुद्दे पे, विकास के, तो विकास हमारी प्राथमिकता, हमारी जिम्मेवारी है और उसको मुद्दा यही रहेगा, विकास, सबका साथ सबका विकास। प्लस ये जो विषय है, अन्य जो मुद्दे आप लोग कहते हैं, राम मंदिर हमारी आस्था का मुद्दा है, हमारी श्रद्धा का विषय है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विषय विचाराधीन है। हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों में कहा है, कानून सम्मत रास्ते से राम मंदिर निर्माण के हम पक्षधर हैं, उस पर हम लगातार पहल करते रहेंगे। हाँ, इन मुद्दों पर एक बात मैं कहूँगा, इसको मीडिया जगत को, प्रबुद्ध जगत को विश्लेषण करना चाहिए। भारतीय राजनीति के विभिन्न मुद्दों को सही वैचारिक मोड़ देने का काम किया है तो हम, हमारी विचारधारा ने किया। वरना इस देश में एक ऐसा युग भी था, आप उस तरफ जाइए कि आर के करंजिया ब्लिट्स के संपादक के लेख आते थे
कि मझगांव गोदी से जलावतरण होने वाला जहाज पर नारियल फोड़ना भी धर्मनिरपेक्षता का हनन है। दूरदर्शन पर सत्यम शिवम सुंदरम आना भी धर्मनिरपेक्षता का हनन है। और आज हमने देश में भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता चेतना, भारत के अंदर जो संस्कृति सभ्यता है, उसको क्या स्थान दिया है कि तमाम दल आज अपने को हमसे भी ज़्यादा धार्मिक, हमसे भी ज़्यादा भारतीय संस्कृति के पोषक होने के दावे नहीं बल्कि उसका अभिनय करते हुए दिख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने इस देश को सही विचार पर ले जाने की पहल की है। उस पहल से हम सदा जुड़े हैं, उससे अलग होने का सवाल नहीं है। उससे अलग नहीं हो रहा, लेकिन उस पर काम भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तो समझने का है। इतना बड़ा साहसिक काम इस राज्य में हुआ, जिस राज्य में शासकीय अर्थों पर इस उत्तर भारत के अंदर मंदिर, धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाए रखा जाता था, और इसी देश के अंदर सभी दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस की सभी राज्यों की सरकार, सब सरकारों में धर्मार्थ कार्य मंत्रालय सीधे सारे मंदिरों के आयोजनों से जुड़ा हुआ है। हाँ, फिर भी उत्तर भारत के राज्यों में उससे नाम लेना लोगों को गंवारा, जैसे उससे डर पैदा था। वहाँ सीधे अयोध्या के अंदर हम लोगों ने राम लक्ष्मण सीता का पुष्पक विमान जैसा स्वागत, दीपावली मनाया, बरसाने में होली खेला, और शासन समाज के उत्सवों में नहीं भाग लेगा तो कहाँ भाग लेगा, खुले मन से किया। अब इससे भी ज़्यादा प्रमाण देना होगा कि हम लोग मुद्दों पर कितना काम करते हैं। तो इससे ये तो प्रमाण मिल गया कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। लोक मंगल, लोक कल्याण और लोक रंजन 3 शब्द हैं। जिस लोक का कल्याण करते हैं, अच्छी योजनाएं क्रियान्वित, तो उसका लोक मंगल होता है। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो उस लोक के रंजन, मन के प्रसन्नता, आनंद, चिंतन के लिए भी सरकारें कदम उठाएं तो कोई पाप नहीं है। सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय इसीलिए होता है। हम लोगों ने साहस के साथ ये कदम उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जी। महेंद्रनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और शख्सियत से। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।